आखिर क्यों एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को शपथ लेते ही 14 सवालों का सामना करना पड़ा? क्या इससे पहले इन सवालों का जवाब केंद्र सरकार और राष्ट्रपति पे नहीं था? और ये सवाल अब ही क्यों प्रासंगिक हैं? और देश को पहला बौद्ध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हार्दिक बधाई। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, आज मैं बात करूंगा बहुत ही चर्चित मुद्दे पर, जो श्रद्धेय गवई साहब के जज बनने के बाद अचानक से उठ गया। और वो उठ इसलिए गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, और उन्होंने वो आदेश इस परिप्रेक्ष्य में दिया कि राज्य सरकार अगर कोई भी कानून बना के प्रस्ताव राज्यपाल को भेजती है और केंद्र सरकार राष्ट्रपति को भेजती है, इन दोनों की संतुति होने के बाद ही वो कानून बनता है। राज्य सरकार में राज्यपाल की संतुति और केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जी की संतुति होने के बाद ही वो कानून बनता है। लेकिन वो उस प्रस्ताव को कितने दिन रोक सकते हैं, इसका कोई भी जिक्र संविधान में नहीं है। अब बात है तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य ने कोई 10 प्रस्ताव राज्यपाल महोदय को भेजे। राज्यपाल महोदय ने उसको सालों से लटकाए रखा। उसको ना तो पास किया, प्रस्ताव पे साइन किए, ना उसको रिजेक्ट किया। तो सरकार, राज्य सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को ये आदेश दिया कि 3 माह के अंदर आप जो है इस पर या तो आप सहमति जताएंगे या असहमति जताएंगे। 3 माह के अंदर में या तो सहमति, 1 महीने के अंदर में सहमति जताएंगे या असहमति। असहमति जताएंगे तो उसका रीजन देना पड़ेगा, अन्यथा आपको प्रस्ताव पर साइन करने होंगे। और यही उन्होंने केंद्र में कर दिया कि केंद्र के प्रस्ताव को भी राष्ट्रपति अधिकतम 3 माह कर रोक सकती हैं। इससे पहले कोई समय सीमा नहीं थी, ये पहली बार समय सीमा बंधी। जब ये समय सीमा बंद गई तो जैसे ही ये, क्योंकि इनके पहले का आदेश था, जो जज थे उस समय उन्होंने वो दिया था। अब 14 सवाल राष्ट्रपति महोदय ने केंद्र सरकार के कहने पर आपके जो तत्कालिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं BS गवई साहब, उनसे पूछ लिया। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न मैं पढ़ूँ आपको बारी बारी से। अच्छा, आर्टिकल 143 ये अनुमति देता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सुझाव ले सकते हैं, अपने किसी भी विषय पर सुझाव ले सकते हैं, ये 143 कहता है। और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति से सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न इनका था, हालांकि 14 प्रश्न खतरनाक होते हैं। इतिहास में एक बार पूछा गया था 14 प्रश्न, क्या नाम है उनका, पेरियार रामास्वामी जी ने पूछे थे 14 प्रश्न। वो बहुत खतरनाक प्रश्न है, लोग झेल नहीं पाते उन प्रश्नों को। वो भी मामला कोर्ट में पहुंच गया था। हालांकि कोर्ट से वो फैसला जो है हमारे पेरियार जी के पक्ष में आया। उनकी मूर्ति के नीचे 15 सवाल उन्होंने भगवान से, ईश्वर से पूछे थे, और वो उनकी मूर्ति के नीचे लिखे हुए थे 15 सवाल। इसको लेके कुछ ब्राह्मण वहाँ चले गए कोर्ट में, और उन्होंने कहा साहब ये ईश्वर का अपमान है। तो जब वो ये कोर्ट का डिसीजन आया, बोले ये जो विचार हैं वो पेरियार जी के अपने विचार हैं, और किसी के विचारों को जो है आप नदारत नहीं कर सकते, इसलिए उनकी मूर्ति के नीचे ये लिखे जाएंगे। ये आदेश आया था, और वो लिखे हुए आज भी जो है 14 सवाल।
तो हालांकि ये सवाल इतने खतरनाक नहीं है, बहुत ही सीधे सवाल है कि जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं, ये तो सब जानते हैं। या तो उसको आपको अनुमोदन देना है या अनानुमोदन देना है, दो में से एक काम करना होता है, यही राष्ट्रपति जी को करना होता है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला है नहीं। क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं? जी हाँ, बंधे होते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह से उनको वो करना ही करना है, लेकिन एक बार आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, ये तो निश्चित है। लेकिन दोबारा में एक बार तो आपको रिजेक्ट करने का राइट है, लेकिन अगर वही प्रस्ताव दोबारा आ गया तो आप फिर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, फिर तो आप पूरी तरह बंधे हुए हो। क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? दी गई है ना, दी गई है। तो राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई है तो दी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है? हाँ, पूरी तरह रोक सकता है। ये अब इसको हमें ये समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जहां संविधान के अधिकारों का हनन हो रहा हो, वहां सुप्रीम कोर्ट उस संविधान के अधिकारों के हनन को रोकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। संविधान, देश में संविधान पूरी तरह लागू रहे और संविधान के आर्टिकलों को पूरी तरह से प्रभावी रहे, उनको दरकिनार करके कोई काम देश में ना रहे, ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का ही तो है। और क्या काम है सुप्रीम कोर्ट का? या ये तो बहुत जो है छोटी बात है कि हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आगे चलें कि अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत इस समय सीमा को तय कर सकती है? भाई, जब समय सीमा संविधान में तय नहीं है तो फिर किसको अधिकार है ये समय सीमा तय करने का? राज्य और केंद्र के जो बीच में टकराव होता है तो फिर किसके पास समाधान होता है? वो सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसको तय कर सकता है। क्या राष्ट्रपति के फैसलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? तो ये तो आप इतिहास में उठा के देखिए, कई बार ऐसा हुआ है जहां राष्ट्रपति के फैसलों को अदालत में चुनौती दी गई है। अच्छा, हमारे जो संविधान में राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी जो है पावर राष्ट्रपति के पास नहीं होती हैं। ये सबको पता है कि अगर केंद्र ने कोई भी प्रस्ताव बना के भेजा और राष्ट्रपति उसे एक बार तो रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोबारा में अगर वो भेज दिया तो उनको वो पास करना ही होगा। तो और रही बात इसको केंद्र सरकार राष्ट्रपति के फैसलों को चुनौती देने की, तो कई बार हुआ है, कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और वहाँ से वो राष्ट्रपति शासन हटा भी। कई बार ऐसा एग्जाम्पल आया है, उदाहरण आया है। तो क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है? अब जब समय सीमा संविधान में प्रदत्त नहीं है और संविधान के जो अनुच्छेद हैं या संविधान की जो रक्षा कर रहा है वो कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो जो कुछ रह गया है वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम मतलब सुप्रीम पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा इस बात को, समय सीमा को तय करेगा। क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना जरूरी है? ये तो संविधान 143 कह ही रहा है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से राय लेना जरूरी है। भाई, ये तो 143 ही तो कह रहा है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी ही चाहिए। क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले अदालत सुनवाई कर सकती है? कानून लागू होने से पहले सुनवाई तो नहीं कर सकती, लेकिन कानून लागू होने के बाद सुनवाई कर सकती है। और अगर उसमें विवाद है, अगर उसमें भी विवाद है राज्य और राज्यपाल के बीच, केंद्र और राष्ट्रपति के बीच, तो वो कहाँ जाएंगे? अदालत ही जाएंगे अपने उस मामले को सुलझाने के लिए। ऐसा होता नहीं है कि केंद्र और राष्ट्रपति के बीच कोई विवाद हो। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि जिस देश की सत्ता केंद्र में होती है उन्हीं का राष्ट्रपति होता है और मैक्सिमम राज्यपाल भी उन्हीं के होते हैं। तो राज्य और राज्यपाल में टकराव होता है, लेकिन बहुत कम केस में होता है कि केंद्र में और राष्ट्रपति में हो। लेकिन ऐसा एक बार हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और KR नारायण जी राष्ट्रपति थे। तब बहन कुमारी मायावती 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद उन्होंने कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। तो उस समय बीजेपी ने बसपा के सारे विधायक खरीद लिए थे और सरकार बना के राष्ट्रपति जी के पास प्रस्ताव भेज दिया था, जिसे जब उन्होंने कोर्ट में, इधर BSP कोर्ट में चली गई थी, लेकिन राष्ट्रपति के पास जब ये मामला गया तो राष्ट्रपति ने इसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो उस समय शायद अटल बिहारी जी भी अनशन में बैठ गए थे उस फैसले को मनवाने के लिए। ऐसा एक केस मेरे संज्ञान में आ रहा है, पूरी तरह मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन है ऐसा केस। तो क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों को बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, और तो कोई शक्ति किसी के पास है नहीं। और कई बार फैसला बदला भी गया है। ये सबको पता है कि राष्ट्रपति शासन जब लगा था तो कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हटाया भी गया है। क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू हो सकता है? पहली बार रिजेक्ट करने का अधिकार है राज्यपाल को, लेकिन अब दोबारा में जो है वो नहीं करेंगे तो कानून लागू होगा ही होगा, क्योंकि राज्यपाल किसी भी कानून को रोक नहीं सकते विधानसभा के। और क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है? ये तो डिपेंड करता है कि 5 जजों में भेजी जाए कि 7 जजों में भेजी जाए कि 9 ये डिपेंड करता है उस जो है मामले की गंभीरता कितनी है। वो गंभीरता के आधार पर बेंच तय होंगी कि 5 जजों की या 7 जजों की या 9 जजों की या 13 जजों की, जो कि बनी है, कई बार बनी है। 12वां प्रश्न है, क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े 13वां प्रश्न होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों से मेल खाता हो? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश या आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों से मेल खाता हो? अब इस जो कुछ ये प्रश्न है, हालांकि इस प्रश्न की यहाँ पर इतनी आवश्यकता नहीं थी, पर सुप्रीम कोर्ट आदेश देने के लिए किसी के लिए बाध्य नहीं है। मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ये बात और है कि केंद्र सरकार ने कभी कभी हस्तक्षेप किए और जजों ने वो माने भी। क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? और तो कोई है ही नहीं। जहाँ पर राष्ट्रपति इस मामले को सुन सकते हैं, लेकिन फाइनल फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही होगा। तो ये 14 सवाल थे जो मैंने आपको दिए। मैंने अपनी समझ के अनुसार, जितनी मेरी समझ थी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा संविधान का ज्ञाता नहीं हूँ, क्योंकि संविधान को पढ़ता हूँ, अधिकारों का हमारे का हनन होता है, इसलिए संविधान को पढ़ने का प्रयास करता हूँ। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इन सब चीज़ों पर गौर करते हुए इन सब चीज़ों को पढ़ा संविधान में। जैसे 143 है, 143(1) को मैंने पढ़ा, समझा क्या मतलब है इसका, तो उसके आधार पर मैंने ये जो है अपनी बात रखी। लेकिन ये प्रश्न गवई साहब से क्यों, एक इतिहास के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब को बैठते ही इन प्रश्नों का जो है सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? केंद्र सरकार ने आखिर इन प्रश्नों को आज ही क्यों उठाया? उससे पहले इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ से मिले थे? उससे पहले तो ऐसे प्रश्न नहीं आए थे। यानी कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं तमिलनाडु सरकार को उनके काम करने नहीं देती। और ये होता भी है। ये होता है कि केंद्र सरकारें राज्य सरकारों के बीच टकराव होते हैं। कई बार हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। तो ये जो मामला है केंद्र सरकार, क्या नाम है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये जो 14 प्रश्न राष्ट्रपति महोदया ने किए, हालांकि ये राष्ट्रपति महोदया ने नहीं किए, ये केंद्र सरकार के द्वारा करवाए गए जो है प्रश्न हैं, जिनका अगर थोड़ा सा मामला बने तो हर एक कोई इसका जवाब दे सकता है जो संविधान को ठीक ठाक से पढ़ लेगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट जिस समय संविधान लिखा गया था, देखिए कोई भी काम पूर्ण रूपेण नहीं होता है। बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान निसंदेह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसको पारित करने वाले लोगों की नीयत अच्छी नहीं है तो संविधान कितना भी अच्छा हो वो अंततः बुरा साबित होता है। और ऐसे ही बाबा साहब ने कहा कि संविधान कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर पारित करने वाले लोगों की नीयत अच्छी होगी तो एक बुरा संविधान भी अच्छा संविधान साबित होगा। तो यहाँ भी मामला यही है कि संविधान को जो पारित करने वाले लोग हैं उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। ये बाबा साहब के समय ही साबित हो गया था कि उनकी नीयत अच्छी नहीं थी ये जो है, और आज तक संविधान पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। और जो कुछ कमियां संविधान में रही, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं समय के अनुसार, क्योंकि बाबा साहब ने उस समय जब संविधान लिखा था तो उसके अकॉर्डिंग ही संविधान बनाया था। नेताओं की जो योग्यता थी वो नहीं रखी गई थी, अनपढ़ बात रखी गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो फिर वो उसमें एजुकेशन नहीं रख सकते थे। लेकिन आज की बात की करें तो आज एजुकेशन बहुत ज़रूरी है नेताओं के लिए, क्योंकि नेताओं का एजुकेटिव न होना ही इस बात का घोतक है जो सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो ये कह देना कि ये आतंकवादी की बहन है, ये कह देना ये अनपढ़ता की निशानी है। अगर अनपढ़ नेता नहीं होते तो देश के इतने बड़े सर्वोच्च जो है क्या नाम है सेना की इस तरह से बेइज्जती नहीं करते। अभी हाल ही में फिर एक विवादित टिप्पणी आ गई थी जो मध्य प्रदेश के आपके उप मुख्यमंत्री ने दे दी कि साहब पूरा देश और सेना प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। ये भी बयान किसी भी तरह से ठीक नहीं है। हम तो खैर बौद्ध लोग हैं, हम तो किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं होते हैं, लेकिन क्या सेना नेताओं के चरणों में नतमस्तक होगी? ये तो बहुत ही निंदनीय बात है। तो इस तरह का जो बयानबाजी है ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, और जो कमी लगी हो वो भी बताइएगा। इसको शेयर कीजिए जिससे लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि आखिर ये क्या था मामला 14 प्रश्नों का। तो ये आप जो है लोगों तक इसको भेजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही जानकारियों को लेके आपके पास आता रहूँगा। और मैंने जो ये प्रश्न किए हैं और अपनी समझ के अनुसार जो उत्तर दिए, ये ऐसा नहीं है कि यही मान्य है, सर्वमान्य यही है। इसमें अगर कुछ सुधार है, जो इसके ज्ञानी हैं, इसके जो क्या नाम है आपके संविधान के, वो भी इसमें कमेंट कर सकते हैं कि इसमें ये हो सकता था, ये नहीं हो सकता था। मैंने अपनी जो मेरा ज्ञान है उसके अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। और देश को पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि बौद्ध मतावलंबी हैं मिलने की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।